हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए देखते हैं आज 26 और 27 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स को। इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन एग्जाम्स में आने की संभावना जिसकी सबसे ज़्यादा रहती है उस तरह के नेचर के टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। ठीक है, अब एक दिन में लोग 30-40 क्वेश्चन करा देते हैं, तो वो अननेसेसरीली अपने ऊपर बर्डन लेने वाली बात है। ठीक है, और एग्ज़ाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। वो जो भी करंट अफेयर्स बनाते हैं, बहुत सारे चैनल्स ऐसे होते हैं कि एक दिन के 20-30 क्वेश्चंस आपको दे देंगे करंट अफेयर्स के कि इनको सारे को अटेम्प्ट करो। मतलब आपके ऊपर एक बर्डन डाल देंगे, और ना ही उतने सारे टॉपिक्स को हम मेमोराइज कर पाएंगे, और ना ही एग्ज़ाम्स में आने की संभावना होती है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ ऐसे ही टॉपिक्स को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम्स में आने की संभावना ज़्यादा रहती है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड्स का समय दिया जाएगा। ठीक है, इसी 5 सेकंड्स के अंदर आपको अपना आंसर करना है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। जस्टिस गीता मित्तल कमेटी इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? जस्टिस गीता मित्तल कमेटी किससे संबंधित है? मणिपुर वायलेंस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ G20 डिसीजंस, बैंकिंग रिफॉर्म्स, वन नेशन वन इलेक्शन। समय शुरू होता है अब। 5 सेकंड्स का समय है। इसका सही आंसर है मणिपुर वायलेंस। ठीक है, तो मणिपुर वायलेंस किसी से छिपा नहीं है, सभी जानते हैं मणिपुर में क्या हुआ। वहाँ पे एथनिक वायलेंस फैल गया था, और कुकी, जोमी और मेती, तो ये दोनों ट्राइब्स के बीच बहुत हिंसा फैल गई थी। मेती वाले ST स्टेटस मांग रहे थे मणिपुर में। ठीक है, तो कुकी वाले उनके अगेंस्ट खड़े हो गए और फिर जम करके हिंसा हुई। मणिपुर के हाई कोर्ट ने मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, इनको ऑर्डर दे दिया था कि आप मीती ट्राइब को ST का स्टेटस दे दीजिए। तो इसी के ऊपर फिर जम करके बवाल शुरू हो गया। कुकी वाले इसके खिलाफ हो गए और फिर एक दूसरे के खिलाफ लड़ मरने लग गए। ठीक है, तो अब क्योंकि इस हिंसा के दौरान काफ़ी डिस्प्लेसमेंट भी हुआ लोगों का, उनके घर उजड़ गए। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत आप जानते हैं हिंसा में बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो इसी डिस्प्लेस्ड लोगों के रिहैबिलिटेशन और रिलीफ के लिए ये कमेटी बनाई गई है। मतलब ये मॉनिटरिंग करेगी कि डिस्प्लेस्ड लोगों का रिहैबिलिटेशन हो और इनको रिलीफ मिले। तो इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए गीता मित्तल कमेटी बनाई गई है। अब गीता मित्तल, जस्टिस गीता मित्तल ये कौन थी? जस्टिस लगा है तो ऑब्वियसली ये जस्टिस थी। कहाँ की जस्टिस थी? J&K की चीफ जस्टिस थी, मतलब वहाँ के हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी। और ये इसमें भी काम कर चुकी हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में भी जज के तौर पर काम कर चुकी हैं। ठीक है, और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी ये काम कर चुकी हैं। तो काफ़ी क्वालिफाइड वुमेन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रेटिंग एजेंसीज हैज क्वेश्चनड द रिलायबिलिटी ऑफ आधार? आधार, यहाँ पे H के बाद डबल A होता है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो किस रेटिंग एजेंसी ने आधार की रिलायबिलिटी पर सवाल उठाए हैं? ऑप्शंस हैं S&P, फिच, मूडीज, इकरा। तो समय शुरू होता है अब। 5 सेकंड्स का समय है। इसका करेक्ट आंसर है मूडीज़। मूडीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में। और क्या काम करता है ये? बॉन्ड की रेटिंग करता है, बॉन्ड्स के क्रेडिट की रेटिंग करता है। जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है,
वो कितने क्रेडिबल हैं, उसमें कितना विश्वास किया जा सकता है, इसकी रेटिंग करता है मूडीज़। ठीक है, और मूडीज़ क्यों नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है जॉन मूडी के नाम के ऊपर। क्यों? क्योंकि जॉन मूडी ने 1909 में इसको फाउंड किया था, मतलब इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और इसको बिग 3 रेटिंग एजेंसी में गिना जाता है। बिग 3 रेटिंग एजेंसी कौन कौन है? S&P, फिच और मूडीज़। इनको बिग 3 रेटिंग एजेंसी कहा जाता है। ठीक है, और मूडीज़ ने क्या कहा था आधार के बारे में? मूडीज़ ने कहा था कि आधार रिलायबल नहीं है। इसके बायोमेट्रिक सिस्टम के वजह से बहुत सारे लोगों तक इसका लाभ नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, मतलब जो पुअर क्लास के लोग हैं उन तक सरकारी योजनाएं ठीक से नहीं पहुंच रही हैं, ये कहना था रेटिंग एजेंसी मूडीज़ का। लेकिन गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने मूडीज़ के इस रिपोर्ट को गलत साबित नहीं किया, मतलब इनको गलत कहा कि इंडियन पॉपुलेशन 140 करोड़ का पॉपुलेशन इंडिया का है आज के डेट में। जब इतना बड़ा पॉपुलेशन आधार के ऊपर विश्वास करता है तो मूडीज़ कौन होता है? आधार को क्रिटिसाइज करने वाला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ मैनी इंस्टीट्यूट्स हैव गिवन एन अर्रे ऑफ रीजन्स फॉर जोशीमठ सिंकिंग? जोशीमठ सिंकिंग के लिए मतलब इसके क्या रीजन्स हैं? इसके रीजन्स की स्टडी करने के लिए कितने इंस्टीट्यूट्स ने इसके रीजन्स की स्टडी की और बताया कि ये रीजन है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं 5, 8, 10 या 15। क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि जोशीमठ सिंकिंग के लिए कितने इंस्टीट्यूट्स ने रीजन्स बताए हैं? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो 5 सेकंड्स का समय है, शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है 8 इंस्टीट्यूट्स ने बताया। 8 इंस्टीट्यूट्स, नाम इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन कुछ फिर भी मैं बता देता हूँ। एक है WIHG यानी वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। फिर दूसरा है NIH, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी। ठीक है, इसी तरह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च ट्रस्ट। ये कुछ नाम हैं, नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके रीजन्स इम्पोर्टेंट हैं कि इन्होंने क्या रीजन्स बताए हैं। रीजन्स बताए हैं कि सीस्मिक एक्टिविटीज़ एक रीजन है, जोशीमठ ये सिंक कर रहा है। ठीक है, इसके लिए सीस्मिक एक्टिविटीज़ रिस्पॉन्सिबल हैं, कंस्ट्रक्शन लूप होल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, फिर है पॉपुलेशन प्रेशर, ये भी रिस्पॉन्सिबल है, और पुअर ड्रेनेज सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये 4 रीजन्स कॉमनली बताए गए कि ये तो रिस्पॉन्सिबल हैं ही। आप जानते हैं जोशीमठ कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड किस सिस्मिक जोन में आता है? ये आता है जोन 5 में, जो बहुत ख़तरनाक होता है। यहाँ पे अक्सर अर्थक्वेक्स वगैरह आते रहते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक जोन के हिसाब से ही इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पूरा नॉर्दर्न रीजन लगभग पूरा और नॉर्थ ईस्ट के कुछ रीजन्स जोन 5 में आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली इंडियन रेलवेज हैज़ डायरेक्टेड IRCTC रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग इंडियन रेलवेज ने IRCTC को डायरेक्शंस दिए हैं? ऑप्शंस हैं कैरिज का स्पेलिंग गलत हो गया, इसको ठीक कर लीजिए। कैरिज ऑफ फ्लेमेबल आइटम्स ऑन बोर्ड इन प्राइवेट ट्रेन्स। ठीक है, इनफ्लेमेबल आइटम्स फॉर कुकिंग, प्लास्टिक वाटर बॉटल्स या वाइन। समझ गए क्वेश्चन? मतलब इंडियन रेलवे ने ये IRCTC को डायरेक्शंस दिए हैं, गाइडलाइंस इशू किए हैं, और किस चीज़ के लिए, मतलब किसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस इशू किए हैं? क्वेश्चन ये है। फिर से ऑप्शन दोहराता हूँ। कैरिज ऑफ इनफ्लेमेबल आइटम्स ऑन बोर्ड इन प्राइवेट ट्रेन्स, इनफ्लेमेबल आइटम्स फॉर कुकिंग,
प्लास्टिक वाटर बॉटल्स या वाइन। तो समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है कैरिज ऑफ इनफ्लेमेबल आइटम्स ऑन बोर्ड। मतलब प्राइवेट ट्रेन्स में यदि आप यात्रा करेंगे तो उसमें फ्लेमेबल आइटम्स को नहीं कैरी करना है, ठीक है। ज्वलनशील पदार्थ को, इसको आपको नहीं ले जाना है जब प्राइवेट ट्रेन में यात्रा करेंगे तो। और IRCTC ने क्यों मना किया? क्योंकि फ्लेमेबल आइटम से ट्रेन में आग लगने की संभावना होती है, ठीक है। और ये स्टेप IRCTC के द्वारा क्यों उठाया गया है? क्योंकि एक पैसेंजर ट्रेन में सफ़र कर रहा था, यात्रा कर रहा था, और उसने अपने साथ सिलेंडर कैरी किया हुआ था और फिर कॉफ़ी बनाने लग गया ट्रेन के अंदर, और अचानक वो सिलेंडर एक्सप्लोड कर गया, फट गया, ठीक है। जिसके चलते ट्रेन को क्षति पहुंची, लॉस हुआ। तो इसीलिए रेलवेज ने ये डिसीजन लिया है कि अब जब भी, मतलब इसने IRCTC इसको गाइडलाइंस इशू किए हैं कि प्री डिपार्चर चेकिंग आप ज़रूर कर लें, सिक्योरिटी चेकिंग, ठीक है, कि कहीं कोई फ्लेमेबल आइटम्स तो कैरी नहीं कर रहा है, ठीक है। IRCTC वैसे क्या काम करती है? ये कैटरिंग उपलब्ध कराती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसरो हैज़ टेस्टेड CE-20E13 इंजन। दिस इंजन इज़ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसरो ने हाल ही में CE-20E13 इंजन को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। तो ये इंजन किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन ये है। चंद्रयान 4 मिशन, आदित्य L1 मिशन, शुक्रयान मिशन या फिर गगनयान मिशन। आपके पास 5 सेकंड्स का समय है, समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर होगा गगनयान मिशन, ठीक है। गगनयान मिशन को 2023 के अंदर ही लॉन्च किए जाने की संभावना है। अभी डेट्स नहीं बताई गई हैं, लेकिन 2023 में ही ये प्रोबेबली लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें 3 स्टेज होंगे। लिक्विड स्टेज, पहला तो सॉलिड स्टेट होगा, ठीक है। ये जो 2 दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये सॉलिड स्टेज हैं। और उसके बाद अगला स्टेज होगा लिक्विड स्टेज, ठीक है। ये छोटे रॉकेट्स सॉलिड स्टेज वाले हैं, और ये वाला बीच वाला जो है ये लिक्विड स्टेज है। फिर अगला और सबसे ऊपर वाला, इसको बोलते हैं क्रायोजेनिक स्टेज। और लोगों को कहाँ बैठाया जाएगा? इसमें गगनयान मिशन में 3 पर्सन्स को भेजा जाएगा अंतरिक्ष में, ठीक है, स्पेस में। जो 3 पर्सन्स को भेजा जाएगा, 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा, वो बैठेंगे इसमें, ठीक है। ऑर्बिटल मॉड्यूल, इसी में बैठाए जाएंगे 3 पीपल को, समझ गए। और ये जो इंजन है CE-20E13, ये किसका पार्ट है? ये क्रायोजेनिक स्टेज का पार्ट है। ये लगभग 20 टन्स का थ्रस्ट प्रोवाइड कराएगा। थ्रस्ट मतलब धक्का, ठीक है, ऊपर ठेलेगा। और सबसे पहले कौन से स्टेज ख़त्म हो जाते हैं? ये 2 छोटे रॉकेट्स हैं, ये सबसे पहले अलग हो जाते हैं, सॉलिड स्टेज या सॉलिड प्रोपल्सन। फिर बाद में ये लिक्विड स्टेज अलग हो जाता है, और सबसे लास्ट में क्रायोजेनिक स्टेज अलग होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु हैज़ रिसेंटली अनवेल्ड 72 फीट हाई स्टैचू ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय इन दिल्ली। अभी अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्टैचू, उनकी प्रतिमा का जो 72 फीट हाई है, का उद्घाटन किया। किसने किया? ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, अमित शाह या द्रौपदी मुर्मू। 5 सेकंड्स हैं आपके पास, समय शुरू होता है अब।
इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। ठीक है, स्टैचू के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। इसकी हाइट है 72 फीट और ये किस चीज़ से बना है? ब्रास से। और ये कहाँ पे इरेक्टेड है ये स्टैचू? दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर के ऑपोजिट साइड में। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन थे? ये बीजेपी से पहले भारतीय जन संघ पार्टी होती थी, उसके फाउंडर थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2021 विल बी गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर्स? दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस एक्टर को दिया जाएगा 2021 का? ऑप्शंस हैं रेखा, श्रीदेवी, वाहिदा रहमान या रजनीकांत। समय शुरू होता है अब। इसका करेक्ट आंसर है वाहिदा रहमान। इस अवार्ड मतलब उनको जो अवार्ड्स मिले हैं उनकी लिस्ट ये है। 1971 में बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड दिया गया वाहिदा रहमान को। 1972 में पद्मश्री दिया गया और 2011 में पद्म भूषण दिया गया वाहिदा रहमान को। उनके वर्क्स की बात करें तो इन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जैसे प्यासा, कागज़ के फूल, चौदहवीं का चांद, साहेब, बीवी और गुलाम, गाइड और खामोशी। ठीक है, तो अभी मिला उनको दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन विच स्पोर्ट डिड इंडिया विन द गोल्ड मेडल आफ्टर 40 ईयर्स इन 19th एशियन गेम्स? ठीक है, 40 साल के बाद गोल्ड मेडल मिला एशियन गेम्स में। अभी एशियन गेम्स कहाँ चल रहे हैं? हांगजू में, चाइना में। तो ऑप्शंस हैं कि किसको मिला गोल्ड मेडल 40 साल के गैप के बाद। इक्वेस्ट्रियन, सेलिंग, हॉकी या शूटिंग। 5 सेकंड्स का समय है, समय शुरू होता है अब। इसका करेक्ट आंसर है इक्वेस्ट्रियन। ये कौन सा स्पोर्ट होता है? ये है घुड़सवारी, हिंदी में घुड़सवारी बोलते हैं। ठीक है, तो घुड़सवारी में गोल्ड मेडल मिला 40 ईयर्स के गैप के बाद। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और एशियन गेम्स 19th एशियन गेम्स कहाँ खेले जा रहे हैं? हांगजू में। ये कहाँ है? हांगजू, चाइना में। इंडिया से कितने खिलाड़ी गए हैं हांगजू में? 655। ठीक है, अभी तक 2 गोल्ड मेडल मिल चुके हैं। एक तो 10 मीटर एयर राइफल्स में और दूसरा इक्वेस्ट्रियन में, घुड़सवारी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कमिटेड टू रिड्यूस 50% स्टबल बर्निंग केसेस? अब 50% स्टबल बर्निंग के केसेस को कम करेगा कौन सा स्टेट गवर्नमेंट? ऑप्शंस हैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। 5 सेकंड्स का समय है, समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है पंजाब। मैप में आप देख सकते हैं ये पंजाब यहाँ पे है। ठीक है, अब ये स्टबल बर्निंग को कम करेगा 50% तक। अब पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ पार्ट्स में और उत्तर प्रदेश के भी कुछ पार्ट्स में यहाँ पे स्टबल बर्निंग बहुत ज़्यादा होता है। स्टबल बर्निंग क्या होता है? जब क्रॉप्स के हार्वेस्टिंग के बाद क्रॉप्स के रेसिड्यूज बच जाते हैं। ठीक है, जैसे पैडी स्ट्रॉ हो गया, व्हीट स्ट्रॉ हो गया, तो ये सब क्या है? क्रॉप रेसिड्यूज हैं। तो दोबारा उस ज़मीन पर खेती करने के लिए किसान क्या करते हैं? जो भी बचे हुए रेसिड्यूज हैं, तो रेसिड्यूज को वो क्या कर देते हैं? जला देते हैं, बर्न कर देते हैं, जिससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलता है।
इसी चीज़ को स्टेबल बर्निंग कहते हैं। तो अब पंजाब सरकार ने ये डिसीजन लिया है, कमिटमेंट किया है कि हम 50% स्टेबल बर्निंग केसेस को कम करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट दैट इज अफ्स्पा इन नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर नेक्स्ट कितने मंथ के लिए बढ़ाया गया है? नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में अफ्स्पा को, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को। ऑप्शंस हैं 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स या 12 मंथ्स। 5 सेकंड्स का समय है, समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है 6 मंथ्स। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड को मैप में आप देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और नागालैंड उसी से सटा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा साझा करती है भूटान से और असम से, इसकी सीमा मिलती है। और इधर ईस्टर्न साइड में जाएं तो म्यांमार से और चाइना से। ठीक है, और नागालैंड की सीमा भी म्यांमार से सटी हुई है और इसकी सीमा मिलती है मणिपुर स्टेट से और असम से भी। ठीक है, अब अफ्स्पा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसका इनैक्टमेंट हुआ था, कानून बना था 1958 में। और जब अफ्स्पा कहीं पे एक्टिव हो जाता है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी पर्टिकुलर स्टेट में या रीजन में अफ्स्पा को डिप्लॉय करती है तो उसमें CAPF को काफ़ी अधिकार मिल जाते हैं। ठीक है, और डिस्टर्ब्ड एरियाज़ में उनको डिप्लॉय किया जाता है। उनको अधिकार होता है किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कानून का उल्लंघन करता है सीधे गोली मार दे या उनको सीधे अरेस्ट कर ले, या फिर उनके घर में या उनके प्रीमाइसेस में सीधे सर्च करे बिना कोई वारंट के। तो अनब्रिडल्ड पावर मिल जाता है CAPF के जवानों को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, तो आज के करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई कमेंट हो तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।